आज हम 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। अगस्त घोषणा द्वारा ब्रिटिश सरकार ने 1917 में पहली बार ये घोषित किया था कि भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी, और इसी का एक अग्रिम रूप या विस्तारित रूप था 1919 का भारत शासन अधिनियम। और यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ। इस कानून को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि मांटेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो आगे जाके भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही या जिन्होंने भारतीय संविधान को आगे जाके प्रभावित किया। पहली थी कि सबसे पहले इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उसमें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। मतलब ये पहला अधिनियम था जिसके द्वारा केंद्रीय और राज्य सूची अलग अलग किए गए। पुनः प्रांतीय जो सूची थी या जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में विभक्त किया गया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह अपने मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। कुल मिला के यहाँ पे प्रांतों में एक देश शासन की स्थापना की गई। देश शासन जिसे डायरकी बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रांत के जो विषय थे उनको दो भागों में विभाजित किया गया। एक विषय ऐसे जहाँ पे उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, कुछ विषय ऐसे जिन पे उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई। इसीलिए दो प्रकार का उत्तरदायित्व होने के कारण इसे द्विआरकी या द्विशासन प्रणाली कहा जाता है। इस अधिनियम से पहली बार देश में या हमारे संवैधानिक विकास में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। जैसे वर्तमान में हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, जो विधान परिषद जो देखते हैं, इस प्रकार की जो द्विसदनीय व्यवस्था है इसकी सबसे पहले शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया और सबसे पहली बार प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था को अपनाया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीयों का होना आवश्यक था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया। मतलब 1919 के अधिनियम में जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को लागू किया गया था, इस अधिनियम द्वारा उस व्यवस्था को और विस्तार दिया गया। इस कानून ने संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सर्जन किया और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित किया गया। इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। अतः 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजटों को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया और राज्य विधानसभा को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। और इसी के कारण इस वैधानिक आयोग के रूप में साइमन कमीशन 1927 में भारत आया, जिसका मुख्य काम था कि भारत में संवैधानिक विकास की या उत्तरदायी संस्थान की जो स्थापना है उसको कहाँ तक लागू किया जाए, इसके बारे में रिपोर्ट देना था। इस प्रकार 1919 का अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और इस अधिनियम के कई प्रावधानों का वर्तमान हमारे संविधान पे अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव दिखता है। थैंक यू।